जब क्लास 12th में हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को यदि छोड़ दोगे ना, आपका 20 मार्क गया। हाँ, बहुत मैं गारंटी देता हूं कि YouTube पे ऐसा वीडियो आपको इस चैप्टर के लिए नहीं देखने को मिलेगा। यदि बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो ना, आपको बेटर चीज सीखने को मिलेगा। आई थिंक सिर्फ 20 मिनट देखो, इसका पता चल जाएगा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि YouTube पर सबसे अलग है, डिफरेंट बोल रहा हूँ। ऐसा YouTube पर कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, गारंटी। मैं कहूँ कभी देखा नहीं है, 20 मिनट वीडियो देखो, उसका पता चल जाएगा। ओके, ये चैप्टर कई लोग तो खत्म कर चुके होंगे। कैटेगरी बताता हूँ जो देखने लायक है। अब तुम चैप्टर खत्म कर चुके हो ना, चाहे डिटेल में खत्म किया हो, वन शॉट में खत्म किया हो, देख लेना भाई, एक कोशिश है। अच्छा लगा तो दोबारा बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। एक चैप्टर बना रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो यूनिट है उसमें टोटल 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर नंबर 1 आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर नंबर 2 आता है हमारे पास गॉस लॉ। और चैप्टर नंबर 3 बोले तो टॉपिक बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि चैप्टर नंबर 2 से बना हुआ है, इस यूनिट के अंदर आता है। और चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटर। मतलब इस यूनिट में 4 चीज जो होता है वो होता है, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथा जो है क्या है, अबे भाई, कैपेसिटर। ये 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड खत्म कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। आपका सपोर्ट रहा, अच्छा लगा, मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, बोर्ड ओरिएंटेड ऐसा वीडियो आप देखे नहीं होंगे। चैप्टर पढ़ लेता है सब, थ्योरी पढ़ लेता है। मेरी थ्योरी को लिखना कैसे होता है यार, भाई यार, जो मैं पढ़ रहा हूँ, एक बताओ, चीज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। पढ़ना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है, पता है। पढ़ तो आप खुद भी सकते हो यार। मैं जो पढ़ रहा हूं, उस पढ़े हुए मैं क्यों हूं, मैं आपको सिखाने यहां पर आया हूं। जो चीज सिखाऊंगा प्यार से सिखाऊंगा यार। मतलब पढ़ाने तो मैं नहीं आया हूं, बिल्कुल सिखाने आया हूं। पढ़ाना तो पढ़ भी लोगे, आप खुद पढ़ लोगे यार। पढ़ाना जो कहते हैं पढ़ाते हैं हम, तो भाई पढ़ लो ना खुद, काहे टाइम वेस्ट मत करो। हम सिखाने यहां आए हैं और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपका टाइम वेस्ट ना होकर टाइम इन्वेस्ट हुआ होगा और आप सोचे होंगे हाँ भाई कुछ ना कुछ अच्छा देखे हैं। सही में बोल रहे हैं, ऐसे आगे देखते हैं, ज्यादा बकचोदी ना करते हुए आगे बात को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे यूनिट नंबर 1 है, फिजिक्स, बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 1 का, क्लास 12। बिहार बोर्ड के हो, स्पेशली मैं भी बिहार बोर्ड का हूं, या किसी भी बोर्ड का हो, कॉन्सेप्ट तो लगने वाला है भाई, सब में यूज होता है। और कोई बोर्ड ओरिएंटेड नहीं है रे, मतलब बोर्ड मत देखना कि मैं बिहार बोर्ड का हूं तभी देखूंगा, मैं यूपी बोर्ड का हूं तो नहीं देखूंगा ना। ये देखो तो सही, देखो तो सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो, नाम में ना एक पता है, जब बंदा नाम से काम निकालने लगता है ना, तो बहुत इजी हो जाता है उसके लिए चैप्टर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ। और जब भी फिजिक्स में आप देखोगे एस या ई एस लगा रहता है, इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब यदि मैं पूरा को मिलाऊं तो क्या बोलूंगा कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम रुके हुए, मतलब कि स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जिस यूनिट में, उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। वाह सर, आपने नाम से ही काम निकाल डाला। यस रियल ब्रो, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं कि मैंने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये नाम था ना, आप ऐसे पढ़ो कि कोई भी नाम है ना, नाम से ही काम निकालने की कोशिश करो। आप तो आधा काम वहीं से सीख जाओगे, आपका आधा जो मुश्किल है, जो टॉपिक हार्ड लगता है, वो ऐसे ही इजी लगने लगेगा। और वो मैं करूंगा, चिंता मत करो। तो देखो मैंने इनसे ये लिख लिया। अब देखो रहा, मैं कुछ बातें बताता हूं। अब बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम, अब यहां पर देखोगे 12th में जेई भी होता है, जेई में भी सिलेबस आता है 12th का, बोर्ड में भी आता है, सीयूईटी में भी आता है, सब में आता है। अंतर क्या है सर, सीयूटी में ऑब्जेक्टिव आता है, जेई में ऑब्जेक्टिव आता है, बट बोर्ड में सब्जेक्टिव टाइप आता है। जो चीज मैंने अभी बोला ना, उसको जो लिख लेगा वो समझो बोर्ड का राजा। मतलब जो फार्मूला से लॉन्ग्वेज और लॉन्ग्वेज से जो फार्मूला बनाना सीख गया, उस सब्जेक्टिव कर लेगा। ऑब्जेक्टिव तो कर लेता भाई, ऑब्जेक्टिव आसान है, गैड और क्वेश्चन बैंक रट लो, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। लेकिन रटना नहीं है यार, रटना नहीं है। कैसे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, इस चैप्टर पढ़ोगे ना, पता चल जाएगा ए टू जेड। जैसे कि यहां पर मैं इसको लिखूंगा, द ब्रांच
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which be a study of static charge. The branch of physics which be a study of static charge. फिजिक्स का वह ब्रांच जहां पर हम रुके हुए चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरी जान, ये मैंने आपको इसलिए कर दिखाया एक स्टूडेंट के नाते, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इसके मेन कीवर्ड 3 ही है। पहला, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, स्टैटिक चार्ज। बस ये 2 चीज है इसके कीवर्ड। कहते हैं ना कीवर्ड बनाना सिखा दूंगा मैं, कीवर्ड छाटना, कीवर्ड याद क्या हो, कीवर्ड पता ही नहीं चलता है कीवर्ड क्या होता है भाई। अधिकतर स्टूडेंट को कीवर्ड बता दूंगा, चिंता मत करो। इसे यूनिक तरीका से पढ़ा रहा हूं, पैसा बोल रहा हूं, पढ़ के देख, मत बोल आगे, पढ़ के देख, उसके बाद वैल्यूबल लगेगा, बहुत वैल्यूबल लगेगा, चिंता मत कर। देखो आप सब कॉन्सेप्ट क्या आप मैं भी 2-4 बातें बोलता हूं। आप सब ना पढ़ते हो और चाहते हो कि एक के बार में बढ़िया से परफेक्ट तरीके से पढ़ ले, मतलब पढ़ने के बाद क्वेश्चन को रटने लगते हो। ना, हम जैसा हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जैसे हमारे सीट में दिया हुआ है सर, वैसा डिट्टू लैंग्वेज हमारा उतरना चाहिए। ना रे बाबू, ना। हर एक सब्जेक्ट में कीवर्ड होता है। जैसे कि इस सब्जेक्ट में कीवर्ड है ब्रांच ऑफ फिजिक्स और स्टैटिक चार्ज। मतलब स्टैटिक चार्ज ये मेन हमारे पास इसका क्या है, कीवर्ड है। मतलब कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स का वह स्टडी चार्ज, इसका लैंग्वेज बता सकता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन सर्च करोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखना सैकड़ों इसका डिफिनेशन आ जाएगा और सैकड़ों में अलग अलग आ जाएगा, लेकिन कीवर्ड स्टैटिक चार्ज सब में सेम होगा। देखना, एक बार करके देखना, गूगल पे सर्च कर लेना, क्लास खत्म कर लो, उसके बाद देखना। और यही आज मैं सिखाने वाला हूं। आप इस वीडियो के बाद इस चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट बना पाओगे, हर एक ऑब्जेक्टिव बना पाओगे। मैं इतने देर से ये कहना चाहता हूं कि चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं है, पढ़ चुके हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, भूल रहे हो, रिवीजन करने की जरूरत है, या फिर पढ़े ही नहीं हो, भाई तीनों बंदों के लिए है। तो स्वैग से अच्छे से पूरे अंत तक देखो। बस ये दिखाने के लिए, महसूस कराने के लिए कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे बताना था। और बाकी आप सोचो भाई। तुमसे मिली कुछ नहीं, चलो भाई। सबसे पहले बात, आइए, एक टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, यूनिट हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट 1 में टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आज के वीडियो में पूरा खत्म कर देने वाले हैं। समझ में आ गया? गॉस लॉ अलग वीडियो में करेंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल अलग में करेंगे, कैपेसिटेंस अलग में करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, सबसे पहली बात हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? ए मेरी जान, ओ सुनना। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में कहते हैं, ये चार्ज को आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिक को विद्युत कहते हैं। तो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कहते हैं। समझो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले एक मौलिक गुण है। मौलिक गुण कहने का मतलब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किस चीज का है? क्या मुझे पता चल गया? फंडामेंटल प्रॉपर्टी किस चीज का? सर मैटर का है। किसका है? मैटर मतलब पदार्थ का मौलिक गुण है। इससे क्या होता जी? ये मौलिक गुण कहने का मतलब क्या है? जैसे कि तुम्हारे में गुण होगा ना कुछ, जैसे आप फंडामेंटल 7 ऐसा यूनिट पढ़े होंगे, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर। हाँ, वैसे ये फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी है। किस चीज का? मैटर का। कहा फंडामेंटल ऑफ मैटर। आपके मन में ये ख्याल आ रहा है, कहना क्या चाहते हो जी? कहना ये चाहते हैं कि यह फंडामेंटल इसके प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपके भी प्रॉपर्टी होंगे कि आप गोले हैं, काले हैं, आपके नाक ठरे,
उठा हुआ है, चिपका हुआ है, आपके बाल बढ़िया उठा हुआ है, हनी सिंह जैसा है, या फिर ऋतिक रोशन जैसा है, या फिर किसी और के जैसा। मुद्दा तो यहां है ना, वो आपका प्रॉपर्टी है, वो आपकी विशेषताएं हैं, वो आपकी गुण है। प्रॉपर्टी मतलब गुण। तो मैटर का एक गुण होता है, ये चार्ज भी एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? जैसे कि आपका जो हेयर है वो आपकी सुंदरता को दिखाता है, वो सुंदरता को निखारता है। वैसे ही ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एक एनर्जी होता है एनर्जी। तो यह जो चीज है आपने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ठीक है, डेफिनेशन की बात मैं जिसे मत करो जी, डेफिनेशन की बात मत करना। मैंने जो बता दिया, क्या डेफिनेशन तुम नहीं लिख सकते हो? मुझे बताओ, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किस चीज का है, मैटर का है। तो करता क्या है जी? करता यह है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पता करता है। तो लिखोगे प्रॉपर्टी, ये क्या लिखोगे? देखो लिखोगे फंडा, देखो मैं लिखूंगा कैसे, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच देखो, मुझे पहले पता था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो मैंने लिखा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कुछ चीज का था, मैटर का, विच जो कि विच कैन बी प्रोड्यूस बोलो, या कैन बी क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोल दो। देखो मैं इसको दो तरीके से लिखूंगा, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने शॉर्ट फॉर्म में EMW लिख लिया। इट इज एंड इफेक्ट, इट इज कॉल्ड, चार्ज लिखो या इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो। क्या मुझे, अब तुम दुनिया का कोई भी डिफिनेशन देख लो, इसका कोई भी डिफिनेशन देख लो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर निश्चित रूप से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, EMU। यदि ये ना रहा तो ये रहेगा, जो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये ऐसा भी लिख सकता है, जैसे कि अभी जो ऐसा लिखा है, ये ऐसा ना लिख करके ऐसा भी लिखा होता, ऐसा भी लिख सकता है। और ये भी 100% श्योर है कि कैन बी या विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक पे मत जाना प्लीज यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओ भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में सब आ गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एवरीथिंग। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लिखा तो डेफिनेशन ना। मेरा मेन गोल ये है ना कि आप कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट को कैसे लिखते हैं ये सीख जाओ। बाद बाकी ग्रामर सही करना, आपको इसको प्रैक्टिस करना। पहला ये है ना, दिसंबर तक आप जो है ना, पता है आपको कि टॉपर और एवरेज में फर्क क्या होता है। टॉपर एक सही हार्डवर्क वो भी करता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करता है टॉपर, बट एवरेज गधे जैसा हार्डवर्क करता है, रटता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कैन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, व्हिच कैन क्रिएट, या व्हिच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या है, गधा है, मशीन है तू? हाँ क्या यार, एक कर, चल मान ले ऐसा याद कर लिया, 1 2 10 15, टोटल फिजिक्स में कितने सब्जेक्टिव पता है? लॉन्ग क्वेश्चन 125 शायद, 125, लेकिन 100 प्लस है टोटल सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का। इतने याद करेगा, 2 नंबर अगर छोड़ दे, बहुत सारा है, इतना याद करेगा नहीं बाबू। स्मार्ट वर्कर समझ,
इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर, एक शॉर्ट नोट्स बना इसका, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, बार बार रिवीजन कर उसके कीवर्ड का, कॉन्सेप्ट क्लियर का, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर। ऑटोमेटिक पहले टूटे फूटे में लिखना सीख, खुद से लिखा, खुद से लिखा ना, खुद से लिखना नहीं आता सर। सब आपको सर समझाते हैं कि सर अपने भाषा में हमेशा डेफिनेशन लिखा करो, ऐसे ही तो लिखा जाता है अपने भाषा में, ऐसे ही तो लिखता है। कैसे लिखता है मेरी जान, मुझे बताना कैसे लिखता है? ऐसे तो लिखता है यार। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किस चीज का सर? मैटर का। बस हो गया सर, सिर्फ आगे लिख दो ना, बकचोद बकचोद बक 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 है ये चीज, और कुछ नहीं है। बस सिखाना जो मैं चाहता हूं, मेरा मेन मकसद गोल ये है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको उतारना सीख जा। चल, ज्यादा समय नहीं देना, समय का अभाव है, आगे बढ़ते हैं। तुम बात को समझो ना, मेरे एक एक बात में बहुत गहराई है, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज नोट डाउन करते जाना, ठीक है? बोर्ड भी नहीं खराब। अब देखो, जैसे कि मान लो आपके एग्जाम में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी बता दो, इसके प्रॉपर्टी बता दो। 2 नंबर का आ गया, कैसे लिखोगे? पहला तो डिफिनेशन लिख देना, और डिफिनेशन लिखने के बाद इसके प्रॉपर्टी लिखना। क्या क्या लिख सकते हो? क्या क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, मुझे बताओ। सबसे पहली बात लिख देना इसको डिफिनेशन, उसके बाद लिखना ऐसे करके लिखो, या ऐसे करके पॉइंट ऐसे रोमन नंबर में लिखो, या ऐसे करके डॉट लेकर कुछ भी करके लिख दो। तो 4 बातें, जैसे कि चार्ज जो होता है, आपको पता है चार्ज बोले तो क्यू से दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है ना, हाँ। और आपने फार्मूला पढ़े होंगे, आई बराबर क्यू बाई टी, फार्मूला पढ़े हो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10वां में। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ोगे इसको 12th में। यहां से यदि क्यू निकालोगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई इंटू टी, फार्मूला निकल के गया। तो यहां से क्या निकल जाएगा, जो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो यहां पर लिखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब देखो यहां पर मैं सिखाना चाहता हूं बहुत चीज, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। क्या होता है जी? कूलाम होता है। अब इनको मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। देखो मैंने लिखा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। अब जो रट्टू टटा होगा, रट्टू तोता होगा, उसको ना समझ आएगा। और जो समझने वाला सीखने वाला विद्यार्थी होगा मेरे जैसे, प्यारे आजा देख ले क्या होता है। अभी मुझे नहीं याद है, मेरे को कीवर्ड पता है कि ऐसा यूनिट है कूलाम, ऐसा यूनिट है कूलाम, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देख मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिखूंगा इट्स, डिफिनेशन लिखने के बाद लिखूंगा इट्स SI या इट SI यूनिट इज कूलाम। ऐसे भी लिख सकता हूं SI यूनिट बराबर कूलाम। कैसा लगा मेरा? हाँ दोस्तों, यदि आप रटते हैं तो प्लीज इस क्लास से कुछ सीख कर के जाइएगा, और जो नहीं रटते हैं, जो सीखने की मेरे साथ जुनून रहता है, तो उसे आग्रह है कि जो दोस्त आपके रट्टू टट्टा रोटू रट्टू 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 रटते रहते हैं, उसको प्लीज वीडियो भेज दें और बताएं कि ऐसा ऐसा हाल तुम्हारे साथ भी होगा। प्लीज देख लो, सीख लो। ओहो नुनू देखो, यदि जो रटने वाला था ऐसा रटा होगा, लेकिन ऐसा कभी लिख सकता है नहीं, लेकिन जो सीख मैंने क्या बोला, कीवर्ड ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ऐसा यूनिट होता है इसका कूलाम, तो मैं ऐसे बना सकता हूं। भाषा पर निर्भर करता है, लैंग्वेज पर निर्भर करता है, मैं कैसे भी लिख सकता हूं। मैंने लिखा कि ये भी सही है, ये भी सही, तीनों एग्जाम में से लिखोगे ना, कोई भी लिख दोगे ना, एवरी फुल में से फुल मार देगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, इट ऐसा यूनिट इज कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम। इट लिख दिया मतलब कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन लिख रहा हूं, मतलब इट मतलब इसी की बात हो रहा होगा, तो इट ऐसा यूनिट इज कूलाम, ये भी सही है। ऐसा यूनिट बराबर मैंने कूलाम दे दिया, तीनों का तीनों सही है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं देखो मेरा चैप्टर पढ़ाने का अंदाज में पता रहा ना, चैप्टर पढ़ाना पढ़े हो आप, मैं बोल रहा हूं, बोला हूं ना पढ़ लो, लेकिन ये चीज देखो प्लीज, बार बार मैं बोल रहा हूं, फोकस फोकस फोकस, मेरी जान फोकस। ओ प्यारे किधर ध्यान देखना, ऐसा यूनिट बराबर कूलाम, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये लिखने का तरीका मैं बार बार नहीं बताऊंगा, प्लीज ध्यान रखिए, शुरुआत में बता दे रहा हूं पूरा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा चीज मैं क्या लिख सकता हूं जी, दूसरा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे भाई कैसा क्वांटिटी है ये पता होगा ना जी। क्वांटिटी मतलब अरे फिजिकल क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होता, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, उसे स्केलर कहते हैं। जिसको डायरेक्शन की जरूरत होता है उसे वेक्टर कहते हैं। ओह याद है ना? हाँ, तो इट इज ए स्केलर
क्वांटिटी, क्वांटिटी। यस। थर्ड मैं ये लिख सकता हूं कि ये ऐसे भी लिख सकता हूं, ये फालतू देखो ना, पेज भरने का बहुत तरीका है। इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो डिनोटेड लिख सकते हो या रिप्रेजेंटेड, कुछ भी लिख सकते हो भाई। डिनोटेड बाय स्मॉल की एंड स्मॉल क्यू एंड ये दोनों में से कोई भी, सॉरी छोटा क्यू और बड़ा क्यू दोनों ही से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसके बाद और पॉइंट्स क्या लिखोगे कि भैया सही बात है, हाँ लिख देते हैं कि भैया चार्ज किसके पास होता है, लिख दो कि इलेक्ट्रॉन। अरे लिखने के लिए बहुत कुछ है, 2 नंबर में 3 गो पॉइंट आई वो डिफिनेशन लिख दोगे बहुत हो गया। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सॉरी भाई, हाँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन पोसेस चार्ज। अरे चार्ज किसके पास होता है भाई, अरे भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है। आइटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक में कौन कौन चीजें होते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन चीजें होते हैं भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जिस पे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है कोई बात है, पढ़ेंगे फिर। कुल 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 ब्रो, कुल कुल हो जाओ, मजे से पढ़ो जान, मजे से पढ़ो। चलो ये पॉइंट है, और भी पॉइंट लिख सकते हो, कुछ भी कुछ 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 मैं बोल रहा हूं कि आप लिखने के लिए बहुत कुछ है, लिख दो जो भी चीज पता है, लेकिन जो मैंने याद आया लिख दिया मैंने। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट्स इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इसके ऐसे यूनिट होते हैं। इसी स्केलर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय क्यू एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा मोर देन सफिशिएंट होगा इस चैप्टर का। एक जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा ही पढ़ा दूंगा, लेकिन कम नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अरे भाई कहां से तुम हटा गए। चलिए, क्या मैं ये हाथों हाथ यहाँ चार्ज भी बता दूं, चलो बता देता हूं। आइए यहां पर हाथों हाथ बता ही देता हूं 2-4 एग्जाम्पल। प्रोटॉन का पता है ना, प्रोटॉन जिसको +E से भी दिखाते हैं, या इसका मतलब ही प्रोटॉन ही होता है। नहीं पता है तो न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं पता है तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, छोड़ दो भूल जाओ। +E का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का ही सिंबल होता है, या पी दिखाओ कुछ दिखाओ, प्रोटॉन में होता है। इसका जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है जी, कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 नहीं रे बाबू, ना 19 -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन जिसे हम -E से दिखाते हैं, या फिर E दिखा दो, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये देखना E और E में फर्क है। E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब हुआ कि E वैल्यू, E जो है ना, E इस पर यदि मैंने ऐसा नहीं लगाया, इसका मतलब E जो E जो है E समझो ना, अगर मान है, हाँ इस वैल्यू को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर यदि मैं ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। क्लियर हो गया इन दोनों में। चलो, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है जी, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, माइनस का अलग अलग जाता है इलेक्ट्रॉन में। और हमेशा हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का, मतलब कभी कभी बता देगा जब वेक्टर लिखना होता है तब, ठीक है। अभी फिलहाल जान लो, जब मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैं माइनस छोड़ करके प्लस में ही लिखूंगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है नहीं पता है, अरे लो प्यारे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 kg आलू दे दो, 10 kg आलू, तो 10 kg क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 1.6 कूलम, तो ये कूलम, ये इतना जो है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये है यूनिट, ये है न्यूमेरल वैल्यू, ये है यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड बनता है। वैसे यही पे इंटरेक्शन बोल देते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 10 मीटर ईस्ट, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। बता दिया, जिसको पता नहीं था उसको बता दिया, कंफ्यूज कर था, ठीक है। ओ सॉरी, मिटा दिए, अब मिटा ही देता हूं, ठीक है। या लिख लोगे ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, लिख लियो ना, लिख लो चार्ज, याद है ना, हाथों हाथ याद कर लो, वीडियो को याद कर लो। एक अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है जिसमें 2 गो प्रोटॉन
और दूगो न्यूट्रॉन होता है। बोले तो हीलियम, हीलियम क्या होता है? अल्फा पार्टिकल को, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल बोला गया है। बाद में बात करेंगे, आगे इसको डिटेल में बात किया जाएगा। अभी फिलहाल जान लो कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब इस पर चार्ज कितना होगा? चार्ज कितना होगा? प्रोटॉन का दुगुना होगा। प्रोटॉन पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो इस पर दुगुना कर दो तो ये अल्फा पार्टिकल में उतना होगा चार्ज। ठीक है, भार नहीं, जैसे मैं इसका वजन पूछूं तो 2 गुना होगा प्रोटॉन का। ठीक है, ये क्लियर? चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या फटाक से क्लियर हो गया जी? हाँ, बहुत बात बकवास समझिए। तोरे में बसल रानी हमरा फरनबा, रात दिन करे याद में हम पररबा। ओ शिट, सर्दी भी। ओह भगवान, ए प्रभु, अब क्या पर भाई बताओ। तो इन लोगों के पता बा मास इलेक्ट्रिक चार्ज? नहीं पता बा तो कमेंट पर लिख दे, हम बता दे। अन्यथा लिख देते हैं। काहे कि हम एडिटिंग नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो प्रोटॉन है, बता देता हूँ। अच्छा से बताता हूँ। ठीक है, अच्छा से बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, और ये है अल्फा पार्टिकल। ध्यान से देखना बेटो, ध्यान से देखना। अब ये इसका इंक जाना था। प्रोटॉन पर यदि मैं चार्ज की बात करूं, यदि मैं चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? मैंने आपको बताया 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। सेम इस पर भी होता है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसमें नेगेटिव लगा रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ न्यूट्रॉन में 0 चार्ज रहता है, और अल्फा पार्टिकल पर कितना होता है? 2 × प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है। उसके बाद यदि मैं मास की बात करूं तो प्रोटॉन पे कितना होता है? तो प्रोटॉन पे होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। हाँ, और इलेक्ट्रॉन से पहले न्यूट्रॉन पे आते हैं। न्यूट्रॉन का क्या होता है जी? 1.675 × 10⁻⁻27 kg होता है। ये दोनों जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सेम होता है। सर ऐसे देखे तो, स्पेसिफिक देखे तो प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन का वजन होता है, मास होता है। ठीक है, इनसे ज्यादा ये होता है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। अब इलेक्ट्रॉन का यदि मैं मास देखूं तो यहाँ पर होता है क्या होता है जी? मैं भूल गया। यस, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, यदि मैं बात करूं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता हूं बार बार कि 9.1 के साथ मैंने 27 चिपका दिया। तो समझना, यहाँ पर एक देखने को यहाँ पर मिलता है ना कि 1.6 है, मतलब कि छोटा वैल्यू है। तो छोटा वैल्यू के लिए 27 लगा दिए, यहाँ पर छोटा। ये सब ओवरऑल ये बड़ा है इससे क्योंकि तो 1836.1 इतने गुना ज्यादा वजनदार होते हैं प्रोटॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से इतने गुना ज्यादा होते हैं भार प्रोटॉन का। हाँ ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। जैसे मैंने याद रखा है कि 1.6 छोटा लग रहा है तो यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू होगा, और 9.1 बड़ा लग रहा है तो यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू होगा। वैसे माइनस में तो जितना बड़ा उतना कम वैल्यू होता है। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो, और नहीं याद रखना तो छोड़ दो, वो भूल जाओ, बोलो वो मेरा ट्रिक था यार, कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल में क्या होगा? 2 गुना ज्यादा होगा। और मास देखोगे तो मास 2 × प्रोटॉन का मास होगा 1.6 × 10⁻⁻7 kg। ओहो लो बोले तो कैसे? 3.2 कुछ ऐसे प्रकार 3.2 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, आइए, आई थिंक मुझे लगता है कि अब चार्ज मास एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं थोड़ा ड्यूरेशन कितना हुआ जी। 30 मिनट में 30 मिनट समझाने में लग गया। चलो जी, बहुत बुरा लगा भाई। 30 मिनट, बाप रे बाप। आगे ड्यूरेशन कितना लगेगा भाई? देखिए, तो लोगों के बता दीजिए, इन हम बहुत समय वेस्ट करनी, मतलब इन्वेस्ट करनी तो इन लोगों के समझावे में। तो ध्यान रखो कि ई जब शुरू वाला पार्ट था छल की बोली चिरो, ये जो शुरू वाला पार्ट चले ना, बहुत इंपॉर्टेंट चले। हम बताइए कि कोना कॉन्सेप्ट के उतारे छिए और लिखे छे, बार बार देखब, एक बार नहीं 2 बार देखब, स्लो क
प्रैक्टिस करो, जना हम बताएंगे तना प्रैक्टिस करो। बाकी अब आगे हमने बता हो सके बता वो हो सके आगे देखल जाए। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, छोटा सा मैं टॉपिक नहीं लिखता हूं, देख लीजिए मुंह पे ही। अब ये एप्लीकेशन लिख लीजिए और ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन कहां कहां होता है देखो मैं लिख देता हूं, वैसे पूछ देगा तो बता देना कि जो इलेक्ट्रिक फैन होता है ना उसके कंडेंसर में, कहां पर सर इलेक्ट्रिक फैन के पहला इलेक्ट्रिक फैन में जो कंडेंसर वाला पार्ट होता है, जो कंडेंसर होता है ना, कंडेंसर होता है वो, जितने भी इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन है वो, उसके बाद आप जो गाड़ी होते हैं, कार जो होते हैं जो स्प्रे मशीन करते हैं, गाड़ी वाला स्प्रे, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज होता है। उसके बाद कहाँ होता है, उसके बाद हाँ फोटोकॉपी मशीन जो होता है ना उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन होता है। 2-3 रखिएगा हो जाएगा काम, ठीक है मैंने बता दिया। अब ये टॉपिक जानदार नहीं था तो मैंने नहीं जान दिया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अगले टॉपिक्स। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट चल रहा है, भैया 3 पॉइंट लिखाता हूं। पहला लिख देता हूं, बताता हूं। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा मूविंग चार्ज, अरे बेबुआ, चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा एस्केलेटेड जो चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों। अब बाबू कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला, अरे चार्ज रुका हुआ है, चार्ज में रुका हुआ, जैसे कि आदमी जब रुका हुआ है, अस्थिर है, तो लोग 4 बातें कह देते हैं तो एक ही रिएक्शन मिलता है, ठीक। मतलब जो गांव घर में देखोगे ना, 100 आदमी, बहुत शरीफ आदमी जो होते हैं, उसको 4 लोग कुछ कह देते तभी वो ठीक है सर मेरे में कमी होगा इसीलिए कहता है, कहकर चले जाते हैं, एक ही इफेक्ट है। लेकिन जैसे ही लफुआ नंबर 1 आता है, लफुआ कुछ शरीफ भी और कुछ लफुआ भी, तो कुछ बोलिएगा ना तो कुछ रिएक्शन भी मिलेगा, उतना भयंकर नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा। एक होता है कि बहुत सर पूरा लफुआ है, आप कुछ बोलबो नहीं करिएगा तो मिल जाता है जवाब। समझो यहाँ पर कि जैसे ही चार्ज रुकल बा तो अगर चारों तरफ कोई चीज बनाएगा, मतलब कि यदि ये रुकल है चार्ज तो अपन चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जो बोलना है बोलो। दूसरा कि जब वो चार्ज चलने लगता है, मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 था और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, क्योंकि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली जब चलने लगता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट एज वेल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लगता है। और जैसे ही वो एक्सेलरेट करता है, इंक्रीजिंग करने लगता है, चलता तो है लेकिन इंक्रीजिंग करता है, इंक्रीजिंग भी जो है वो इंक्रीजिंग है, तो फिर बाबू भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में के रूप में जनरेट करने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एवरीथिंग बाबू भैया, एवरीथिंग, पूछो नहीं मेरे से, पूछो नहीं, एवरीथिंग। तो चार्ज को कभी एक्सेलरेट मत करना। हाँ, जैसा पहला बात रुका है तो बढ़िया बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ करेगा। अब कहीं चलने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, मूविंग चार्ज मतलब कांस्टेंट। अब लिखने का तरीका लगा भाई, मैंने बोला कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बढ़िया। रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। अब कोई लिख सकता है कि स्टैटिक चार्ज इज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ऐसे भी लिख सकता है। ये मूविंग चार्ज लिख सकता है, मूविंग चार्ज ये लिख दे कोई लोग, यूनिफॉर्म चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकता है। बट डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जोड़ सकता है, कुछ भी जोड़ सकता है भाई। कॉन्सेप्ट इज पावर। पहले आप टूटे फूटे कॉन्सेप्ट को लिखना सीखो ना भाई अपने लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को सही रूपांतर करने का सही ढंग से, मतलब उसको
अरेंजमेंट करने का तरीका समय जनवरी में मिलेगा। पूरा जनवरी क्या करोगे? रिवीजन के नाम पे क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं जी? इसी को ना जो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको लैंग्वेज में कैसे बनाना है सही तरीके से, जो टूटा फूटा वर्ड हमको आता है उस टूटे फूटे वो सही कैसे करना है, वो जनवरी का काम होता है भाई। पहले सीखो तो सही, सीखोगे तब ना भाई लिखोगे। पहले सीखो फिर लिखोगे। वो संभल समझो। हाँ हंसी आ रहा है, हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो फिर बाद में क्या बोले हमको, टाइम बीत रहा है जी हंस लो हंस लो हंस लो मोरे जान, हंसो हंसो जितना हंसना है, लेकिन पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। टॉपिक है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट को यदि चार्ज करते हैं तो कैसा क्या खेल होता है समझिए। कोई ऑब्जेक्ट यदि न्यूट्रल है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूं कि इसमें खेला कर रहा हूं। देखिए खेला क्या कर रहा हूं, खेला क्या कर रहा हूं कि मैं कर के दे रहा हूं, करिए दे रहा हूं कि अब मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दूंगा तो कोई बॉडी चार्ज हो जाएगा। मतलब बॉडी कोई चार्ज रहे, इसका मतलब यदि बॉडी चार्ज है इसका मतलब कभी भी कोई बॉडी चार्ज है इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं हो सकता है। तो कोई बॉडी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल का कंडीशन है और ये है चार्ज्ड बॉडी का। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगा भाई, पहला और दूसरा। पहला कंडीशन ये बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब सर हाँ आपको पता है पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन ज्यादा होगा, मतलब कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे। मतलब इसमें कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, और इसमें ज्यादा है इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और यहाँ से एक चीज समझिए कि कोनो भी चीज में से मान लो सर तुम्हारे बैग में से सामान निकाले जाए तो वजन बढ़ेगा कि घटेगा? सर निकालिएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर, बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो जी, घटेगा। यहाँ से निकाल रहे हैं इसका मतलब इसका जो मास है वो क्या करेगा जी? डिक्रीज करेगा। इसका मास क्या करेगा जी? डिक्रीज करेगा। लेकिन वहीं पर इसका दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दे रहे हैं धराधर बैग में सामान भर रहे हैं वजन बढ़ रहा है। इसमें मास क्या करेगा जी? मास क्या करेगा? मास इसमें जो है मास बढ़ जाएगा, मास जो है इंक्रीज करेगा। तो याद रखना कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। कोई आइटम है, उस आइटम में न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होता है, और यहाँ पर बाहर में न्यूक्लियस इसके नाभिक इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं न्यूट्रल बॉडी में। जैसे ही बॉडी चार्ज होता है इसका मतलब इसका बराबर नहीं होना। अब कोई चाहे ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। सर एक चीज हमको पता है कि प्रोटॉन निकल नहीं सकता, तो ज्यादा कैसे हो सकता है? बेवकूफ, मुझे बताओ कि एगो घर में 5 गो कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता है, अब 5 गो बिल्ली है, ठीक है। अब मैं ये बोल दिया हूं कि बिल्ली चल नहीं सकता, कोई भी बिल्ली चल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता है। सॉरी कुत्ता नहीं निकल सकता, सॉरी मैंने, अरे यार थोड़ा कुत्ता में बिल्ली कहते हैं, बिल्ली में तो खजता नहीं है, सजता नहीं, इसी में गति कर रहा हूं। कुत्ता का सभी का टांग टूटा हुआ है, कोई कुत्ता चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, ये पैक है। अब बिल्ली चल सकता है, और कुत्ता के पास है लाल कलर का कपड़ा और इसके पास है हरा कलर कपड़ा, ठीक है। या कुत्ता के पास है पॉजिटिव चार्ज और इस बिल्ली के पास है नेगेटिव चार्ज। मैं बोल रहा हूं कि कुत्ता हट नहीं सकता, हिल नहीं सकता, कहीं नहीं जाता तो बिल्ली ही जाता है। तो मैं बोल रहा हूं सर 5 बिल्ली में से यदि एक बिल्ली को निकाल लें या 2 बिल्ली को निकाल लें तो बचेगा कितना? 3 बिल्ली बचेगा क्यों बचेगा? अब मुझे बताओ कि इस घर में ज्यादा कौन है? पॉजिटिव है। अरे भाई दोनों बराबर था ना, अब पॉजिटिव बड़ा ज्यादा हो गया, पॉजिटिव ला सकते हैं जा सकते हैं, बड़ा ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि नेगेटिव तो जा और आ सकता है, तो नेगेटिव ज्यादा आएगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, हटेगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बढ़ जाएगा। समझो ना यार, कॉमन सेंस सर क्या बात है सर, इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए सब। कंट्रोल सोनू, कंट्रोल माय डियर नेम, मैं बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मैं क्लास 12th के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, प्लीज पढ़िए। व्हाट अ फैंटास्टिक जोक।
जोक नहीं था सर, रियल था। पढ़ा नहीं रहा हूँ क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ। चल भाई, अब क्या पढ़ाना है जी? ओह, स्पेसिफिक चार्ज बताता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज समझ ले। देखो, स्पेसिफिक किसी के पीछे मतलब कि सर उसको मास से भागा देना है, सिंपल समझो। मतलब स्पेसिफिक चार्ज मतलब कि सर चार्ज क्यू है, क्यू को एम से भागा दे दो, बस हो गया स्पेसिफिक चार्ज। याद रखना, स्पेसिफिक मास पूछूंगा तो मास से डिवाइड कर देना। स्पेसिफिक एनर्जी तो एनर्जी में मास से भागा। स्पेसिफिक सोनू मतलब कि सोनू में मास से भागा देना। तो जिसके पीछे स्पेसिफिक लगा फिजिक्स में, समझना भैया, उससे हमें मास से उसे भगा दे देना है, उसे डिवाइड कर देना मास से, ठीक है? क्लियर, डिवाइड कर देना मास से। तो स्पेसिफिक चार्ज का जो वैल्यू जो होता है वो होता है क्यू बाय चार्ज बाय मास। अब यहां पर है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए नूनू बता ना हो, ए राजा, मैंने क्या बोला है कि जिसका भी स्पेसिफिक पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या बोला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक पूछा है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर लिखेंगे या बाद बाकी नीचे में मास से भागा देंगे। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ समझो ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मास से भगा देंगे। तो मास किसका? अरे भाई जिसका तुम निकाल रहे हो, जिसके बारे में पूछ रहे हो, उसी का मास ना निकालोगे जी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻27 kg। अब देखो भाई, इसको कटा लेना, इसको घटा लेना, तो मुझे हाँ मिल जाएगा मान। ठीक है, मान निकल जाएगा। सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार। अब मुझे बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा। सर ऊपर चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, और नीचे है मास जिसका यूनिट केजी होता है, केजी में दिया भी है। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक का कूलाम पर केजी होगा, जो कि सॉल्व करिएगा तो आएगा 1.7 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। ये इसका वैल्यू होता है, याद पूछ दिया गया है बहुत बार, तो याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैं मिटा दूं कॉन्सेप्ट इज पावर। हो लिखते चलिएगा भाई, और याद करते जाइएगा प्लीज। हिम्मत निकालिएगा, पहले देख लेते वीडियो, उसके बाद रिवीजन करें ना। हाथों हाथ वीडियो को रोकिए, जो मैंने बोला है उसको रिकॉल करिए, दिमाग से निकालिए। इनसे देखो कॉपी पर सबके पास लिखा होता है जी, सबके पास, लेकिन इसमें किसके पास है वही विजेता बनेगा, वही टॉपर बनेगा। सिंपल फॉर्मूला है कि फार्मूला तो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, डिफिनेशन तो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अंदर यहाँ पे है। कैसे पता चलेगा? कोरा कागज टेक्निक पढ़ लिया, बंद करो, एक खाली पे पढ़ लो, और जो भी चीज पता है लिख के चलो। नहीं, एक लाइन से नहीं है, कहीं से कहीं याद आता है, जो याद आ रहा है लिखो, जो याद आ रहा है लिखो। इससे क्या होगा? इस पर प्रेशर पड़ेगा और पता चलेगा कि चलो मैं क्या क्या चीज याद है, क्या क्या हजम हुआ, जो हजम नहीं हुआ, अब जो चीज रिट्रीव नहीं हुआ, जो चीज याद नहीं आया, वो हजम ही नहीं हुआ, और उसको याद करो, उसको हाईलाइट करो सब। अरे ये सब बता रहा हूँ ना, ट्रिक है। हो क्या बात है सर, स्पेसिफिक चार्ज मैंने समझा दिया। स्पेसिफिक चार्ज खत्म होंगे ना। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, प्रोटॉन बताता हूँ, अल्फा पार्टिकल बताता हूँ। देखो अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, स्पेसिफिक चार्ज। नहीं मैं बढ़िया लिख देता हूँ यार, बोलेगा कि राइटिंग अच्छा नहीं है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन वैसे भी अच्छा नहीं है। कैसे मैंने बोला? प्रोटॉन का चार्ज ऊपर में मास से भगा दो, सिंपल। जिसके पीछे स्पेसिफिक चार्ज, यहाँ पर स्पेसिफिक किसके पीछे लगा है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन के पीछे, तो स्पेसिफिक लगा दो। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, भागा देंगे किससे भाई? मास से। इसका किसका मास? इसका मास कितना होता है? 1.672 × 10⁻⁻27 नहीं रे, नू 27 होगा जी। मतलब मैंने उसमें गलती कर दिया थे, सॉरी पिछले वाले में, ओहो सॉरी बाहरी मिस्टेक होगा जी। 9.1, अरे भाई 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता। शायद मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले 27 से लिख दिया था, प्लीज सही कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, जोश में होश खो लेते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। मान लो इसको सॉल्व करके x आ गया, क्या आ गया जी? x आ गया। अब देखो समझने पढ़ने का एक अंदाज बताते हैं बढ़िया। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मुझे बताओ कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। सर मुझे पता है कि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उससे दुगुना होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है।
तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उससे 2 मल्टीप्लाई कर, तो मतलब कि सर 2 गुने 1.6 गुने 10 की पावर माइनस का 19 कूलम आ जाएगा। और मास की बात करेंगे तो मास भी 2 गुना, अरे मास कितना आएगा रे, नू नू 2 गुने ना होगा जी, अरे नू नू समझो ना जी। मैंने कुछ बोल दिया जी, ओ सॉरी यार, मैंने तो पहले ही आपको गलत बोल रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। मास 4 गुना हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा 4 गुना। अरे देखो 2 प्रोटॉन होता है 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। चार्ज तो इसी टाइप का होता है ना, लेकिन मास तो दोनों के पास होता है ना। तो दूगो इसका मास है, दूगो इसका मास, टोटल 4, मतलब अल्फा में अल्फा जो होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास के। और चार्ज देखो, चार्ज की बात करें तो सिर्फ प्रोटॉन पर चार्ज होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल जो प्रोटॉन का चार्ज है उससे 2 गुना होगा, लेकिन मास 4 गुना होगा, क्योंकि सर उसमें प्रोटॉन का भी मास इंक्लूड है, समझा। 2 कितना हो गया 4, तो 4 गुना। और मैं पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम ही होता है अप्रोक्सीमेटली, तो मैं एक का मान लेता हूँ 1.67 2 गुने 10 की पावर माइनस का 27 kg। अब देखो कि यदि मैंने इसका सॉल्व किया तो मैंने मान लिया कि x आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, x आ गया। अब देखो दिमाग लगाओ, ध्यान देखो कैसे मैं करता हूं। देखो कि मुझे पता है कि भैया मैंने अब ये यहां सॉल्व किया कि इसका वैल्यू x आया, और 2/4 तो इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो देखिएगा यदि ये x है और ये 1/2 आया, तो बेसिकली इसको सॉल्व करके 1/2 x आया। इसका मतलब कि x/2 आ गया, मतलब कि जो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का जो भी होगा उसका आधा अल्फा पार्टिकल का होगा। ऐसे ऐसे पढ़िए जी। आप बताइए कि एक ही गधा जैसा, मैं यही होता है फर्क, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। गधा जैसा उसका भी निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, नहीं नहीं, एक का निकालिए, एक का निकाल लिए दूसरा निकाल लेगा ऑटोमेटिकली। एक का निकाला दूसरा का 1/2 कर दो। नो नो, हे अरे योर सोनू भैया, स्मार्ट बना कर रखेगा तुमको रे, हमारे जैसा। हाँ, मानते हो कि नहीं मानते हो? सुपर स्मार्ट बॉय आप हो, मैं नहीं। मैं तो एक साधारण सा विद्यार्थी। चलिए भाई, क्या चीज क्लियर हुआ तो प्लीज प्लीज अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा, नालायक दोस्तों जो है आपके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भेज देने रे नो भेज देना, काहे ही तंग कर रहा है मेरे को। हाँ, चाहिए वीडियो तो बोलो ना, कमेंट करो, कमेंट है, जो भी दिक्कत परेशानी कमेंट करो, देखूंगा, लाइक करूंगा, समझ सब का रिप्लाई दूंगा, सब पाएगा। वो कुछ, अरे कुछ नहीं था रे, वो हमको लगा कोई था, रात का समय है ना, डर लगने लगता है, भूत आ जाए, प्रेत आ जाए, ऐसा डर नहीं लगता मेरे को रे। नूनू, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, आई थिंक मुझे पता है कि आप पढ़ लिए हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आइए ना। टोटल इसके यूनिट देखोगे, पहला यूनिट होता है कूलाम, आपको पता ही है। दूसरा होता है स्टैट कूलाम। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, अरे भाई स्टैट कूलाम को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको ही कहते हैं फ्रैंकलिन। ओहो सर, इसी के बराबर होता है या इसी को कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक होता है फराडे। नहीं रे, फराडे, हाँ समझे। ये कूलाम होता है जो कि ऐसा यूनिट है, ये भाई सीजीएस यूनिट है, जिसका वैल्यू यदि मैं इसका कंपेयर करूं इन दोनों का तो क्या होगा कि एक कूलाम बराबर 3 गुने 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम लिख देता हूं, या एएसयू लिख दूं, या फ्रैंकलिन बोल दूं। इसका मतलब होता है कि 3 खराब, मतलब समझिए कि एक गुलाम से कितने छुटका है। यदि एक गुलाम को 3 अरब हिस्सा में करिएगा ना, तो एक हिस्सा एक स्टैट गुलाम या एक फ्रैंकलिन या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर हो जाएगा। समझे कि समझे? हाँ, इसका मतलब यदि मैं निकालना चाहूं एक स्टैट गुलाम बराबर
तो क्या होगा यदि मैं यहाँ पर 1 करूँ तो यूनिटी मेथड लगाऊंगा तो 1/1 कूलम का ये भागा हो जाएगा 3×10⁻9 बराबर 1 स्टेट कूलम। समझ देखो ना, ये 1/3 को अलग करो, 1/3 को अलग कर दिया और ये नीचे मतलब इसको ऊपर दे दो -9 बराबर 1 स्टेट कूलम आ जाएगा। मतलब देखो कि जो यदि मैं पूछूं कि 1 कूलम इतने स्टेट कूलम, तो 1 स्टेट कूलम या 1 ESU बराबर ये 1 फ्रैंकलिन ब्लॉक कितने कूलम, तो लिख देना कि 1 स्टेट कूलम बराबर या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना होता है 1/3 × 10⁻9 कूलम होता है। ठीक है, इतने होता है। कैसे निकाला, ऐसे निकाला, इसको इधर भेजा, ये आया, इसको मैंने अलग किया और इसको मैंने ऐसे किया, सॉरी मेजर लाइक मेजर ये उसके बाद एक होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपको पता ही है, जो कि सबसे छोटा चार्ज होता है। फ्राइडे का जो चार्ज होता है वो होता है 96500 96500 कूलम, मतलब कि एक फ्राइडे जो होता है वो इतने कूलम के बराबर होता है, जो कि सबसे बिगेस्ट यूनिट है। सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन सा है जी? सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन सा है? फैराडे है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज है 1.6×10⁻⁻19 कूलम, सबसे यूनिट कहते हैं स्मॉलेस्ट। और एक EME बराबर जो होता है वो 10 कूलम होता है, आई थिंक कूलम होता है। एक कूलम जो होता है, कूलम जो होता है वो SI यूनिट होता है, और एक कूलम जो होता है वो कितने ESU के बराबर होता है, तो 3×10⁻9 स्टेट कूलम ESU फ्रैंकलिन जो बोलो सेम। ये आई थिंक मुझे लगता है कि यूनिट वाला क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने इसमें लिखना भी क्या यार इसमें, हाँ ठीक है, ये SI यूनिट होता है, ज़्यादा समय नहीं देना है यार। ये एक फैक्चुअल चीज था, ये कौन सा चीज था? फैक्चुअल चीज, मतलब फैक्ट है भाई, याद कर लो। क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन खेलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फोर्स। पहला ध्यान रखना, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन से नेचुरल फोर्स नहीं है? नेचुरल फोर्स नहीं है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और मस्कुलर फोर्स। आई थिंक आप समझ लिया। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप, Q1 Q2 बाय उसका, और सी पे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और डी है मस्कुलर फोर्स। आई थिंक आप आंसर समझ में आ गया। डी जो स्टैटिक चार्ज होता है, जो रुके हुए चार्ज होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैंने बताया था। प्लीज क्विक आप क्या रिट्रीव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, प्लीज बता देना। आंसर लिखना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। Which of the following is not fundamental property? इनमें से कौन से फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। बताओ फंडामेंटल पार्टिकल मतलब सबसे फंडामेंटल पार्टिकल इनमें से कौन नहीं? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। कौन है? अल्फा पार्टिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होता है, हीलियम का ही होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज जो मूव होते हैं, वो यूनिफॉर्मली चार्ज कांस्टेंट स्पीड से जो चार्ज मूव करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या? तो कौन यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हेलो अरे भाई साहब, इमरजेंसी जो बोलो, टेक्निकल जो बोलो, बैटरी जो बोलो, अब क्लास नहीं हो सकता भाई। अब भाई प्रॉमिस नहीं किया था, बोला था कि पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा यार, प्लीज समझो ना। बोलो तो आज लेक्चर नंबर 1 था, समझो। अब अगला लेक्चर तभी आएगा जब आप ये लेक्चर को प्यार दोगे। हाँ, क्योंकि भाई वो समय निकाल करके ये वीडियो बनाना पड़ता है, तो प्लीज ध्यान से, अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, जिससे लगे पता चले कि मेहनत खराब नहीं हुआ। और प्लीज अंडरस्टैंड कि ध्यान से प्लीज सुनिए, इस जितने भी मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था नोट्स में बढ़िया से, और जो चीज़ मैंने बताया ना उस पर फोकस करना। जो मैंने बताई कॉन्सेप्ट को कैसे उतारा जाता है, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, आप रटने पर मत ध्यान दो। आप कॉन्सेप्ट को कैसे निचोड़ करके टूटे-फूटे भाषा में अपने भाषा में लिखना चाहिए। टूटे-फूटे कैसे भी इंग्लिश में लिखते रहो ना भाई, पहले निकालना सीखो अंदर से। जो मुझे पता है कि भाई चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, बट इसको निकालना जिसको आता है टूटे फूटे ही आता है। यू आर ग्रेट मैन। आप जनवरी में उसको सुधारने का काम करना, ग्रेट बात बता रहा हूँ। सो प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रटने पे नहीं, सीखने पर, समझने नहीं, सीखने पर फोकस करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से, बढ़िया तरीके से पढ़ना, खेलना, और समय आ गया है जी जान लगाने का। तो ऑल द बेस्ट।